हम आज देखेंगे कि आखिर में एक शख्स जो सिर्फ जायज़ा ले कि इतनी सख्त वार्निंग्स क्यों हैं, क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, सूद के अंदर इतना बड़ा इंट्रिंसिक प्रॉब्लम क्यों है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब कोई बात क्रिएटर की तरफ से आती है, इस दुनिया के कायनात के बनाने वाले की तरफ से आती है, इंसानों को ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि ये बात मालिक की बात है या नहीं है। वो ज़रूर वेरीफाई करें कि मेरा मालिक कौन है, उसने किसे बनाया, किसे चुना, और वो देखने के बाद फिर उस शख्स को क्या चाहिए कि वो उस पर ईमान लाए और ईमान लाकर उसी चीज़ पर कायम रहे। तो हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो कोई चीज़ को नहीं समझ पाता, खुद उसकी विजडम उसे क्लिक नहीं हो रही है, लेकिन क्लिक नहीं होती है तो भी क्योंकि वो उसके बनाने वाले की तरफ से, उसे उस बात को मानना चाहिए। जैसे अगर मैं आप सबको एक मिसाल दूं, मिसाल के अंदर हम ये देखेंगे कि आज जाकर साइंस को पता चला, और कुछ दिनों पहले तक हम लोग थोड़ी एक ओल्ड स्टडी बताते थे कि खिंजीर का गोश्त खाने से 70 अलग अलग बीमारियां होती हैं। रीसेंट मॉडर्न कुछ और स्टडीज़ जो इंटरनेट पे खुद एक इंसान चेक कर सकता है, आज ये बात साबित हो गई है कि मोर देन 200 अलग अलग बीमारियों का कॉज खिंजीर का गोश्त खाना बन सकता है। यानी कोई पोर्क खाता है तो उससे 200 अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती है, इंक्लूडिंग तकरीबन 18 अलग अलग किस्म के वर्म्स। जो हम देखते हैं कि 18 अलग अलग किस्म के वर्म्स, ये बीमारियां हो सकती है पोर्क खाने वाले को। तो हम ये देखते हैं कि ये बात तो आज जाके पता चली। आज से 1400 साल पहले तो किसी को नहीं पता था कि पोर्क खाने से इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर भी जब कुरान ने हराम कर दिया, सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 3, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, हराम है तुम्हारे लिए मरे हुए जानवर का गोश्त, खून, खिंजीर का गोश्त, और वो जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया। जब ये कुरान की आयत आ गई तो सारे ईमान वालों ने 1400 साल से खिंजीर का गोश्त खाना छोड़ दिया, नहीं खाते। चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, मच्छी खाएंगे, खिंजीर का गोश्त नहीं खाएंगे। आज जाके पता चला 1400 साल के बाद के 200 अलग अलग बीमारियां होती है। ये बात उन्हें थोड़ी पता थी, और बीमारियों के जानने की वजह से थोड़ी छोड़ा उन्होंने ये बात, और इस ईमान से छोड़ा कि जब मेरे बनाने वाले ने कहा है ये नहीं खाना, ज़रूर मेरे लिए ही कुछ भला है, ज़रूर हमारे लिए ही उसमें कुछ बेनिफिट है कि हमारे बनाने वाले ने कहा है ये मत करना, तो कुछ तो वजह है जो क्रिएटर जानता है। अब उसी तरह हम ये देखें कि जब उस रब ने इतने सीरियस अल्फाज में कहा कि सूद का लेन देन नहीं करना, तुम मोमिन हो तो, अगर करोगे तो जंग का ऐलान सुन लो, ये गुनाह इतना सीरियस गुनाह है। तो एक ईमान वाला जिसने ईमान लाया है कुरान पर, जिसने ईमान लाया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके लिए यही बात काफ़ी है कि ये बात क्रिएटर की तरफ से आ गई। एक और मिसाल लेते हैं, सर्कमसिजन, खतना करने में इतने सारे मेडिकल बेनिफिट हैं, इतने सारे इन्फेक्शन से एक इंसान बच सकता है, इतने सारे प्रॉब्लम से, यहाँ तक कि वो ऑर्गन का कैंसर, यहाँ तक कि जो शख्स सर्कमसाइज नहीं है उसकी वाइफ को भी वूम कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। स्टैटिस्टिकल सर्वे से पता चला है। वेस्ट में आज ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि बच्चा पैदा होता है तो उसे सर्कमसाइज कर दिया जाता है, इसलिए नहीं कि वो लोग ईमान लाते हैं, इसलिए नहीं कि वो मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खतना करो, लेकिन इसलिए कि उन्होंने उसके मेडिकल बेनिफिट्स देखे हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने अपने धर्म की इसे निशानी बना ली है। इसी वजह से हमारी कंट्री में आज भी जो एक बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए था, वो बहुत ओपनली लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक रिलीजियस बिलीफ से कनेक्ट हो गया है। लेकिन अगर हम इस बात को सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पर देखें तो ये बात साबित शुदा है, लेकिन ये अब जाके साबित हुआ, 1400 साल पहले से तो नहीं पता था लोगों को। अब जिस अल्लाह ने खिंजीर का गोश्त खाना मना किया, जिस अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बताया कि हमें खतना करना है, सर्कमसिजन करना है, उसी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूद खाने भी मना किया। तो यकीनन इसमें कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मना किया। अल्लाह तो हमारा खैर खा है, इंसानों का खैर खा अल्लाह ताला है। कुरान में अल्लाह ताला ने बताया है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। अल्लाह ताला ऐसा नहीं चाहता है कि इंसानों को हैरेस करे, परेशान करे, बल्कि बचने का रास्ता अल्लाह ताला ने बताया कि देखो जो रास्ता है उसमें सही रास्ता, एक इंसान खुद इतनी नॉलेज नहीं रखता है कि उसे सचमुच समझ में आ जाए, वो अपने आप को परेशानी में डाल देगा, दूसरों को भी परेशानी में डाल देगा। लेकिन अल्लाह जानता है कि ये इंसान के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो उसने जो कहा उसमें बहुत बड़ा विजडम है, ये ईमान है, ये बिलीफ है। लेकिन आइए, जो लोग इस चीज़ से अभी दूर है या डाउट में है
क्योंकि शक जो है वो ईमान का ऑपोजिट है। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया यकीनन वही लोग ईमान वाले हैं, सूरह हुजुरात की आयत है, जो लोग ईमान लाए सुम्मा लम यरताबू, फिर उसके बाद शक में नहीं पड़े। लेकिन कोई है जिसके दिल में अब भी शक है, या जिसे चाहिए कि अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो हम ये स्टैटिस्टिकल सर्वे भी बता रहे हैं ताकि वो शख्स जो अब तक पूरी तरह से ईमान में दाखिल नहीं हुआ है वो ईमान ले आए, और जो है वो अपनी ईमान में एक निशानी अल्लाह ताला की दिखे। आइए हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक सर्वे डिपार्टमेंट है, उसका एक इंस्टीट्यूट चलता है जिसका नाम है वाइडर। वाइडर शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च। ये यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी में ये एक डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स के मुतालिक सर्वे और उसकी स्टैटिस्टिकल डेटा जमा करता है, उसकी रिपोर्ट्स इंटरनेट वगैरह पर पब्लिश करता है। हमें उसकी रिपोर्ट के जरिए पता चलता है कि वर्ल्ड में जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। तो इसमें हम अभी जो पहली बात करने वाले हैं एसेट्स की बात करने वाले हैं। जो दुनिया भर में जो भी एसेट्स है वो किन के हाथ में है। तो हमें पता चलता है कि दुनिया की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी एसेट्स है, वो सारे के सारे एसेट्स को अगर लिया जाए तो देखा जाता है कि दुनिया का जो 1% ऑफ द रिचेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अमीर तरीन 1%, जो 100% दुनिया है उसमें से 1%, सबसे अमीर दुनिया, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है? वो 1% के पास क्या 2% प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी का कितना परसेंट उनके पास है? 1% लोगों के पास क्या 2% है, 3 है, 4 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 क्या है? पता चलता है कि वो 1% दुनिया के लोगों के पास दुनिया की 40% प्रॉपर्टी है। दुनिया की 40% एसेट्स, ग्लोबल एसेट्स, वो 1% लोगों के पास, 1% के पास, 2% नहीं, 3% नहीं, 40% दुनिया के एसेट्स 1% के पास है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, 2 नहीं 3, चलो 10%, दुनिया की जो रिचेस्ट 10% को देखेंगे, इसमें वो 1% भी इंक्लूडेड है। 1% के पास 40% है। चलो रिचेस्ट 10% को देखते हैं, 90% दुनिया छोड़कर 10% दुनिया की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 10%, जो 10% ऑफ द रिचेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, उनके पास दुनिया के 85% एसेट्स है। दुनिया के अंदर 100% जो एसेट्स है उसमें से 85% एसेट 10% के पास है। अब बचे कौन? 90% लोग बच गए दुनिया के। 90% में हम देखते हैं कि गरीब तरीन 50% की हाल देखेंगे। हम दरमियान के 40% जिन्हें मिडिल क्लास कहते हैं, इनको छोड़कर गरीब तरीन 50%, यानी आधी दुनिया जो गरीब, आधी दुनिया है, आधी दुनिया जो गरीब, हम उनकी बात देखते हैं। जो 50% जो गरीब हैं उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है? ऑब्वियसली जब 85% प्रॉपर्टी 10% के पास है तो बचा कितना? 15%, बचा 15%। 15% जो प्रॉपर्टी बची और 90% लोग बचे हैं, तो 90% में से हम 50% लोगों के पास कितना है देख रहे हैं। 50% के पास कितना है आपको पता है? 1% भी नहीं है। राउंड फिगर के लिए 1% आ रहा है, राउंड फिगर के लिए 1% आया है। उनके पास 1% ऑफ द दुनिया की प्रॉपर्टी भी नहीं है, आधी दुनिया के पास। और 10% के पास 85% प्रॉपर्टी है। आधी गरीब दुनिया के अंदर जो लोग हैं उनके पास 1% प्रॉपर्टी भी नहीं है। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा डिफरेंस है? और बचे दरमियान की जो मिडिल क्लास, जो दुनिया की 40% है दरमियान की मिडिल क्लास, ये 40% के पास 14% प्रॉपर्टी है। इसके अंदर भी अपर मिडिल, लोअर मिडिल, ये सब होंगे, लेकिन टोटल मिलाकर इनके पास 14% प्रॉपर्टी है। अब ये जो गरीब दुनिया है 50% या जो मिडिल क्लास है, हम देखते हैं इनमें बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आइडियाज है, जिनके पास कुछ करने का जज्बा है, हौसला है, कुछ कर सकते हैं। पैसा नहीं है। पैसा किनके पास है? पैसा वो अमीरों के पास है। वो 10% अमीरों के पास दुनिया का 85% पैसा है। पैसा उनके पास है। अब ये कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो इन्हें पैसा मिलेगा, तो किस बुनियाद पे मिलेगा? इंटरेस्ट की बुनियाद पर। जब इंटरेस्ट की बुनियाद पर मिलेगा तो पूरा के पूरा रिस्क किसका होता है? जो बिजनेस कर रहा है उसका है कि तुम्हारा प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है, वो तुम्हारा लुकआउट है। सूद तो देना पड़ेगा, ये सूद तो तुम्हें देना पड़ेगा। जो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सब तुम्हारा लुकआउट।
अब हम ये देखते हैं कि ये जो आधी दुनिया है गरीब, ये बिजनेसेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि पैसे तो है नहीं, और पैसे मिलेंगे तो ऐसे स्ट्रिक्ट टर्म्स पे मिलते हैं जहां पूरा पूरा रिस्क उसका। तो ऐसे अनफेवरेबल टर्म्स पे पैसे मिलने की वजह से ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब के गरीब ही रहने वाले हैं, सिवाय कोई एक्सेप्शनल केस जो पढ़ लिख कर तो थोड़ी हायर पोजीशन पे आ जाए, कुछ आगे उसको चांस मिल जाए। बाकी नॉर्मली ये लोग सब गरीब ही रहने वाले हैं क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटी लॉक कर दी गई कि अगर मान लीजिए कि कोई शख्स है जो छुरी लेकर बाहर रोड पर निकले और लोगों की गर्दन पे छुरी रखकर गए, जेब में क्या है पैसे निकालो, तो इस शख्स को तो सब लोग गलत कहेंगे, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, सब लोग कहेंगे गलत कर रहा है। लेकिन ये शख्स जिसने छुरी रखकर पैसे चोरी किए, इसने एक बार चोरी किए, सूद के सिस्टम की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग गरीब के गरीब ही रहने वाले हैं, इन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलने वाला है सूद की छुरी की वजह से। इस्लाम ने सूद की छुरी उसके हाथ में से ले ली, अभी सूद की छुरी उसके हाथ में नहीं है। अब कहा कि पैसे तो है ना, सूद की छुरी हाथ से चली गई। अब उन्हें इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट करना है तो किस बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे? अब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे। जब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे लोग जिनके पास अच्छे बिजनेस प्लान्स, आइडियाज, कंसेप्ट करने का जज्बा, एबिलिटी है, वो लोग बाहर आएंगे और बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट होंगे। और ये जो बिजनेसेस शुरू होंगे इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है। और ये जो इतने सारे बिजनेसेस शुरू होंगे इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो हम देखते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट होगा। इसी वजह से देखा जाता है कि जहां कहीं ये मॉडल अप्लाई किया गया कि इंटरेस्ट को बैन कर दिया गया, वो कंट्री का डेवलपमेंट रेट बहुत हाई हो गया। एक मिसाल सूडान है कि जहां पर इंडिया किस तरह से स्ट्रगल कर करके, इंडिया जिसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा पोटेंशियल मैन पावर है कि पूरी दुनिया में मैन पावर सप्लाई कर रहा है इंडिया, और जो बहुत बड़ा रिसोर्स है। और हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो उरूज पे आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन जो है यहाँ पर उसकी वजह से आ रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया जो स्ट्रगल कर रहा है, 9% पे ग्रोथ रेट था, अभी हम देखते हैं कि करंट ईयर में 5% तक आ गया है। सूडान मोर देन 10% ग्रोथ रेट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट को बैन करके वहां पर इस्लामिक बैंकिंग के कंसेप्ट्स कुछ हद तक जो लाए हैं, तो उन्हें ये बेनिफिट्स दिख रहे हैं। तो हम देखते हैं जहां कहीं ये सूद की छुरी हाथ से ले ली जाएगी, वहां ये दिखाया जाता है कि लोग इन्वेस्ट करेंगे इस बुनियाद पर, और इस वजह से हम देखते हैं कि बिजनेसेस इंक्रीज होंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। अमीर और गरीब में जो इतना बड़ा फासला है ये कम होगा। हम कम्युनिज्म वाली सोच भी नहीं कह रहे हैं, जहां कम्युनिज्म कहता है सबके अंदर बराबर से बांट दो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह 2 आयत नंबर 245 कि अल्लाह ही है जो काबिद भी है और बासित भी है, फैलाने वाला भी है और पकड़ने वाला भी है। तो जो तंग करने वाला भी अल्लाह है और वसी करने वाला भी अल्लाह है। हम उसके अंदर वो चीज ले नहीं सकते कि सबको इक्वल कर दो, लेकिन कम से कम ये गैप जो इतना ज्यादा है ये थोड़ा कम होने लगेगा अगर सूदी निजाम खत्म किया जाएगा और ये छुरी को लोग पहचाने और ये छुरी उसके हाथ से ले ले। तो CIA वर्ल्ड बुक की स्टैटिस्टिक हमें मिलती है, वो बताते हैं कि टोटल दुनिया के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी जेब में क्या है, मान लीजिए कि आपकी जेब, इनकी जेब, इनकी जेब, सबके पास से जेब में, घर में, बैंक अकाउंट में, सब जगह पर जमा जितने भी पैसे हैं निकालेंगे, सबके पैसे निकाल के जमा करेंगे, तो देखते हैं कि टोटल कितने पैसे निकलेंगे। 65.61 ट्रिलियन US डॉलर्स की लिक्विड वेल्थ निकलेगी टोटल। अब ये जो टोटल लिक्विड वेल्थ निकलेगी 65.61 ट्रिलियन US डॉलर्स, इसमें से दुनिया की जो 0.15%, 1% की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो 0.15% रिचेस्ट लोग हैं, उनके पास ये जो लिक्विड वेल्थ इतनी निकलेगी, इसमें से 2/3, 2/3 ये 0.15% लोगों के पास है। अब बचे बाकी के 99.85% लोग, 99.85% लोगों के पास बाकी की 1/3 है। और ये क्या पता चला कि वेल्थ, बहुत बड़ी वेल्थ कुछ ही लोगों के हाथ में है। ये दुनिया की एक रियलिटी है, जो बहुत बड़ी बड़ी वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में है और बाकी बहुत बड़ी दुनिया है जो गरीब है।
तो हम देखते हैं कि इस्लाम ने क्या किया, ये सूद की छुरी जो है, जिसके अंदर लोग कहते हैं कि पैसे जिसके पास है वो तो चाहेगा मैं तो सेफ ही रहूँगा, मेरा ये तो मामला, मुझे लॉस नहीं चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। सूद में क्या होता है, गारंटीड प्रॉफिट होता है। सूद के अंदर 100% गारंटीड प्रॉफिट होता है। सामने वाले का लॉस है, प्रॉफिट है, सूद वाले को प्रॉफिट ही होने वाला है। तो हम देखते हैं कि क्या मामला है यहाँ पर बात यह है कि लोग इस चीज़ में ये एक इनइक्वल, एक अनइक्वल, एक अनजस्ट सिस्टम जारी रहता है। क्यों? क्योंकि जिनकी चलती है दुनिया में वो तो चाहेंगे कि उनके इंटरेस्ट सेफ रहे। दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जिनके होते हैं वो दुनिया के सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। सही गलत साइड पर मेरा फ़ायदा कहाँ है, मेरा फ़ायदा होना चाहिए, और वो इंश्योर करते हैं कि उनका फ़ायदा मेंटेन रहे, चाहे दुनिया के कितने भी लोगों का कितना भी नुकसान हो, चाहे गरीब लोग गरीबी की ज़िंदगी बिताते रहें, चाहे किसी को कितना भी प्रॉब्लम हो, वो चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट सेफ रहे। हकीकत में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा सेफ तब होता जब वो सही सिस्टम पर चलते हैं। सही सिस्टम पर चलने से ज़्यादा सेफ उनका इंटरेस्ट होता। कैसे? क्योंकि दुनिया के अंदर ही टोटली खुशहाली बढ़ जाती। जब दुनिया के अंदर खुशहाली बढ़ती तो ज़रूरी नहीं है कि इनके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो कम होगी। हो सकता है इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ेगी, लेकिन दूसरों को भी बढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरों को दबा के नहीं रखा जाएगा, दूसरे भी बढ़ेंगे। जो डिफरेंसेस कम होगा, जो गरीब और अमीर में डिफरेंस कम होगा, उसका मतलब ये नहीं कि ये नीचे आने वाला ही है। ज़रूरी नहीं है कि इसकी वेल्थ नीचे ही आने वाली है। हो सकता है इसकी वेल्थ भी ऊपर जाएगी, लेकिन बाकी लोगों की वेल्थ होगी, और इस तरह से डिफरेंस कम होने वाला है। तो हम ये देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर, अब इंटरेस्ट जिनके पास है वो भी लेंड कर पाते हैं। तो किसे लेंड कर पाते हैं? जिसके पास कोई सिक्योरिटी देने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स कहते हैं गवर्नमेंट्स के, जहां पर फजूल खर्च किया जाता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्पेंड करने में बहुत ज़्यादा सूदी रकमें लगाई जाती है। हालांकि अगर वही चीज़ अगर सही सिस्टम के हिसाब से लगाया जाता, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के बेसिस पर, तो क्या होता? तो हम ये देखते हैं कि ये सब वेस्ट स्पेंडिंग पर कंट्रोल आने लगता। सही टाइप की स्पेंडिंग होती। जब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होती है ना, तो यूजलेस चीज़ें आउट होने लगती है। क्योंकि गवर्नमेंट जो वाइट एलिफेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए जो वर्ल्ड बैंक का लोन ले लिए या फॉरेन बैंक का लोन ले लिए, IMF से लोन ले लिए, तो वो इस तरह के जो लोन्स ले लेते हैं, या वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, और जो इस तरह के लोन्स ले लेते हैं, सिर्फ इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर कोई रियल बेनिफिट नहीं आने वाला है, बस सिर्फ एक अच्छा है कि दिखना चाहिए, अच्छा दिखने अच्छी चीज़ वाली। रियल बेनिफिट क्या है? जब हम हर चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पे कनेक्ट कर देते हैं, और आपको पैसे देना है तो सूदी सिस्टम से नहीं देना है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग से देना है, तो ऐसे टाइप के फजूल खर्च वाले प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली आउट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें प्रॉफिट कुछ है नहीं, उसके अंदर कुछ बेनिफिट नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इस चीज़ को ना फॉलो करने की वजह से। आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि कई बार जब गरीब लोग अलग अलग सिचुएशंस में, कभी कभार कुछ सिचुएशंस में मजबूर हो जाते हैं। जैसे इंडिया एक लार्जली एग्रीकल्चरल कंट्री है। 60% इंडियंस को उनका जरिया माश एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अब जो फार्मर है, जो खेती करता है, उसके लिए तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे तो खेती बाड़ी करनी ही है। सिस्टम्स ग्रेजुअली इस तरह से बनाए गए ताकि वो फार्मर को आना पड़े लोन्स लेने के लिए। सिस्टम्स इस तरह के बनाए गए और इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए। जैसे मिसाल के तौर पर, एक वक्त था जब फार्मर ये करता था कि जो उसने खेती की, वो खेती करके उसे बीज खुद उसके खेती में से ही मिल जाएंगे। लेकिन जब से हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स का सिस्टम आया, अब जो प्रोड्यूस ग्रो होगी उसके अंदर से जो सीड है वो नहीं यूज़ की जा सकती। सीड के लिए उसे खरीदना पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स वगैरह की जब आदत डाल दी गई ज़मीन को, और जो हम देखते हैं कि जैसे आज जो एक सिस्टम है जिसके अंदर सब चीज़ प्योर सिस्टम से तरीके से किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। जो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक सिस्टम की बात है, तो ऑर्गेनिक को लोग आज कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्मॉल उसका कंपोनेंट है और बहुत महंगा रखा गया है। तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक सिस्टम्स की जगह जब ज़मीन को आदत डाल दी गई फर्टिलाइज़र की, अब यहाँ पर एक फार्मर को लेना पड़ रहा है लोन्स। अब लोन्स लेने के बाद प्रॉफिट हो, लॉस हो, कामयाब हो, फेल हो, तुम्हें कुछ भी मिले, तुम्हें सूद तो देना पड़ेगा। अब जब सूद देना पड़ेगा तो क्या हाल हुआ? हाल तो हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि सन 2002 से लेकर 2006 के बीच की स्टैटिस्टिक्स जो रिलीज़ की गई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, उससे पता चला कि हर साल 17,500 फार्मर्स सुइसाइड कर रहे थे।
17,500 फार्मर सुसाइड कर रहे थे, यानी हर आधे घंटे में एक फार्मर सुसाइड कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपना लोन नहीं भर पाया, क्योंकि जो प्रॉफिट होना था प्रॉफिट हुआ नहीं, सूद तो देना पड़ेगा, लेकिन फिर क्या हुआ, वो भर नहीं पा रहा है तो वो खुद सुसाइड कर रहा है। और आप गौर करिए कि जब वो खुद सुसाइड कर रहा है तो उसके बाद उसकी फैमिली और बीवी बच्चों का क्या होगा? अब वो लोन आएगा उसकी फैमिली मेंबर्स पर, अब वो फैमिली मेंबर्स को वो लोन भरना होगा, या क्या सिचुएशन आएगी, अलग अलग टाइप की पॉसिबिलिटीज़ है। तो हम देखते हैं कि कई बार वो औरतें जिनके हस्बैंड सुसाइड करके मर गए, फिर उनके साथ क्या होता है। शायद वो हदीस का कुछ एक इशारा यहाँ दिख रहा है कि सबसे कम दर्जा ऐसा है जैसे कि कोई शख्स माँ के साथ जिना करे, या 36 बार जिना करने से बड़ा गुनाह है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार सोसाइटी में जो करप्शन है, वो करप्शन की बुनियाद ये डेट बेस्ड सूदी सिस्टम होता है। कई बार ऐसा होता है कि सूदी सिस्टम की वजह से ये इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये भी एक चीज़ है जो हम देखते हैं कि फार्मर्स की सुसाइड, जो 17,500 से ज़्यादा फार्मर्स हर साल सुसाइड कर रहे थे, रिपोर्टेड केसेस। कितनी सारी स्टैटिस्टिक्स ऐसी होती है जो गवर्नमेंट चाहता है कि बताई नहीं जाए, क्योंकि एम्बैरेसमेंट है गवर्नमेंट के लिए। तो हम देखते हैं ये तो रिपोर्टेड केसेस है, ये रिपोर्टेड है, ये जितनी बातें पता चली। और आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा कंपोनेंट है ये सुसाइड्स में। महाराष्ट्र के विदर्भ वगैरह रीजन के अंदर खुद इटसेल्फ बहुत बड़ी स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन हर साल मोर देन 1000 सुसाइड सिर्फ विदर्भ के एक रीजन में हो रही थी। मोर देन 1000 सुसाइड हर साल। तो ये क्या है कि हम देखते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये जो सूदी निज़ाम है। अगली चीज़, अब हम देखते हैं कि सूदी सिस्टम जो आ गया, अब वो सूदी सिस्टम में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो ये कप को मैन्युफैक्चर करता है। अब ये कप मैन्युफैक्चर करने के लिए उसे पैसे चाहिए। जब पैसे उसे चाहिए, वो पैसे अगर उसे मुदारबा, मुशारका टाइप के इस्लामिक सिस्टम्स पे, पार्टनरशिप, रिस्क शेयरिंग बेसिस पे अगर मिलते तो फिर क्या डिफरेंस होता है, और सूदी सिस्टम से मिलते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, जरा नोटिस करिए। इसे कप बनाने में कॉस्टिंग उसकी आई 15 रुपए, 15 रुपए कॉस्टिंग आई। अब ये जो 15 रुपीज कॉस्ट प्राइस आया है, उसे अगर कैपिटल रिस्क शेयरिंग पे मिला होता तो वो कैसे प्राइसिंग करता? वो प्राइसिंग अपनी मिसाल के तौर पर अगर वो फाइनल एंड प्राइस 30 रुपीज रख रहा है, 30 रुपीज के अंदर उसका परसेंटेज होगा 60%, इन्वेस्टर का परसेंटेज होगा 40%, 60-40 करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट, गुड इनफ। लेकिन जब उसे पैसा सूद पे मिला है, अब उसे सूद देना है 5 रुपए। सूद का डिवाइडेड कॉस्ट उसने देखा तो पर कप पे 5 रुपए आ रहा है। अब 5 रुपए जब सूद का कॉस्ट आ रहा है तो आप मुझे बताइए वो अपनी कॉस्टिंग क्या गिनेगा? 15 रुपए जो उसकी कॉस्टिंग थी, तो अभी उसकी कॉस्ट प्राइस वो 20 गिनेगा और वो सेलिंग प्राइस उस मुताबिक रखेगा। इसी वजह से क्लियर बात है कि सूदी सिस्टम से इन्फ्लेशन होता है, मतलब कि प्राइसेस बढ़ते हैं, जो प्राइसेस अननेसेसरीली बढ़ते हैं, जो नहीं बढ़ने चाहिए थे सूदी सिस्टम की वजह से।